हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 501st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गा वेल्थ मैनेजर, माय होम पार्टनर SDPL, my inside home partner, inside story. A big thank you to Gemini Outdoors, Mixo Flair, Multifit, नागपुर के हर घर का घी, गौ वरदान घी, और साथ ही साथ धन्यवाद करूंगा मैं आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला, एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स। नागपुर का सबसे बेस्ट साउथ इंडियन फूड इज एट उत्तर दक्षिण। बहरहाल आज आपको एक ऐसे विषय पे बात करने वाला हूं जो शायद 500 एपिसोड पहले मैंने बात की थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी राज की बात की, तब पहला जो एपिसोड था वो भी कोविड के बारे में था, और 500 पहला जो एपिसोड है, 501st एपिसोड है, वो भी कोविड के बारे में है, लेकिन ये पोस्ट कोविड के बारे में है। इस वक्त नागपुर शहर डेंगू, टाइफाइड या मीसा, ये एक विचित्र बीमारी है जिसके ऊपर में सवाल खड़े किए हैं कि आखिर में नागपुर शहर में जो नंबर्स बढ़ रहे हैं पेशेंट्स के, वो डेंगू के हैं, टाइफाइड के हैं या मीसा के हैं। बताने के लिए मेरे साथ आज इस वक्त हैं वो व्यक्ति, वो डॉक्टर साहब जिन्होंने 5000 से ज़्यादा लोगों को ठीक किया है ड्यूरिंग कोविड, जिनका RT-PCR 20 के ऊपर था। ऐसे पेशेंट्स जिनको डॉक्टर्स ने हाथ लगाने से मना कर दिया था, ऐसे पेशेंट्स जिनको डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने लाखों रुपए के बिल का डॉक्यूमेंटेशन पहले ही दे दिया था। क्या कहते हैं उसको, एक इनवॉइस नहीं, लेकिन इनवॉइस के पहले वो जो एक पूरा का पूरा क्या होता है सर, एडवांस डिपॉजिट लाखों रुपए का बोल दिया था, लेकिन उनको डॉक्टर VK उपाध्याय सर ने सिर्फ दवाइयों से ठीक किया। चलिए डॉक्टर VK उपाध्याय सर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज नागपुर किससे ग्रस्त है, टाइफाइड से, डेंगू से या मीसा से। सर नमस्कार, आपका स्वागत है राज की बात में। सर 501st एपिसोड सुन के कैसा लगता है? लॉन्ग जर्नी लेकिन सर दुर्भाग्यपूर्ण ये जर्नी वापस कोविड पे आके खड़ी हो गई। थोड़ी सी तकलीफदायक है ये एपिसोड। आपसे जब मैं बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त नागपुर शहर किससे ग्रस्त है। जब कोविड एक बहुत बड़ा पैंडेमिक था नागपुर के लिए जी, उसके बाद हमने जब सेकेंड वेव झेला, सेकेंड वेव के बाद में एक पोस्ट कोविड इन्फेक्शन, जिसको पूरी मानव जाति के लिए या बाकी सबके लिए एक श्राप जैसा था, दैट इज नोन एज ब्लैक फंगस जी। उसी श्रेणी के अंदर में ये भी एक नया पोस्ट कोविड मैनिफेस्टेशन है जो कि आम तौर पे बच्चों में दिखाई देता है, लेकिन बहुत हद तक के एडल्ट में भी दिखाई देता है। लेकिन इसके एक विचित्र कंसेप्ट है, विचित्र एक लीला है, ऐसा कहेंगे तो हम चलेगा। मिसा जी या मिस्सी, दोनों नाम से जाना जा सकता है। इसका नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ठीक है। इन चाइल्ड दैट नोन एज मिस्सी, इन एडल्ट दैट नोन एज मिसा। ओके सर। अब क्या होता है मिसा? इस नाम में जैसे दिया हुआ है कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं एक साथ। पोस्ट कोविड मैनिफेस्टेशन के बाद में हमारी बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम्स है, जैसे कि ब्रेन का सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हेपेटोबिलियरी सिस्टम्स है, गैस्ट्रोकाइनेटिक सिस्टम्स है, ऑल सभी के सभी सिस्टम्स, चाहे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो, किडनी का सिस्टम है, इन सभी जगहों पे एक सूजन, स्वेलिंग पाया जाता है। अगर आमतौर पे हम बात करेंगे तो पेशेंट्स को जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि अगर सपोज कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, मेनिंजस अफेक्ट होता है, तो पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है जी, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होना। उसके बाद पेशेंट का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होने के कारण पेशेंट को चेस्ट पेन देना जी, पेशेंट को ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट होना। और ये वो पेशेंट है जिन पेशेंट को कोविड हो चुका है पहले जी, तो उनको अगर ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट होती है तो उनको ये लगता है कि मुझे वापस कोविड तो नहीं हो गया। या सर ये भी हो सकता है कि ये उसका पोस्ट इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन बस उसको ऐसा लगता है कि नहीं वापस मुझे कोविड हो गया है। अच्छा, तो उसको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है जी। वही अगर हम हेपेटोबिलियरी सिस्टम यानी लीवर की बात करें तो लीवर पे सूजन आने के कारण उसके कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो बढ़ जाते हैं, SGOT और SGPT नाम का, उसके कारण पेशेंट को नौशिया यानी जी मचलाना
जी। वॉमिटिंग जैसा लगना, ये चीज़ें। अगर वो और थोड़ा नीचे चले जाता है तो पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है जी। इसके बाद हम बात करें तो थोड़ा सा अगर लूज मोशंस है या फिर फीवर सीवियर आना, पूरे ऑल ओवर बॉडी में माइल्जिया, पूरे मसल्स दुखना, ऐसा लगना, तो ये सभी के सभी लक्षण जो है ये कुछ हद तक के डेंगू की भी है, कुछ हद तक के टाइफाइड की भी है, फीवर विद चिल्स आना। तो यहाँ पे मिसा को डायग्नोसिस करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, एडल्ट की हम बात करेंगे तो उन एडल्ट में ये अधिकतर होता है जिनके यहाँ पे कोविड कोई पेशेंट हुआ है या उनको खुद को कोविड हो चुका है जी, या वो कोविड पेशेंट के साथ में रहे हैं, कोविड के पेशेंट के आसपास में रहे, क्योंकि हो सकता है कि उस समय पे उनको ये इन्फेक्शन नहीं हुआ हो कोविड का, या हुआ भी हो तो बहुत कम हुआ हो, लेकिन अभी पोस्ट कोविड इन्फेक्शन में उनको ये मीसा नाम की तकलीफ हुई है। ये हो गया पहला चीज़ जी। सेकेंड इशू है बच्चों को लेके। बच्चों को लेके क्यों? क्योंकि पोस्ट कोविड जो है वो कोविड बच्चों में एक उनका एक जो रिसेप्टर रहता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, उसकी डिफिशियंसी के कारण उनमें बच्चों में अधिकतर ये अफेक्ट नहीं कर पाया जी। लेकिन बच्चे भी कोविड इन्फेक्टेड, यानी उनका भी आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया है बट असिम्प्टोमेटिक, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जी। तकलीफ कैसे क्या है कि एडल्ट तो अपनी परेशानी बता सकता है, सब कुछ चीज़ें कर सकता है, बट बच्चे जिनके यहाँ पे कभी कोविड हुआ ही नहीं है उनको पता कैसे चलेगा? सडनली वो लैंड अप होते हैं इस बीमारी में जिसका नाम है मिसा या मिस्सी जी। अब बस ये चीज़ यहीं पे रुकती नहीं है, अगर ये ज़्यादा कुछ हो जाए तो बच्चों में इससे तकलीफ में मायोकार्डाइटिस या बाकी कुछ चीज़ें आगे बढ़ के उन्हें हार्ट फेलियर भी हो सकता है। ये बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन हमें इसके बारे में अभी तक के जितनी इसका प्रचार किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से किया जाना है, अभी तक के वो किया गया नहीं है। ये होगी फर्स्ट चीज़ जी। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है जी। इसको हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम ट्रीटमेंट और मैक्सिमम रिलीफ, ये उसका आदर्श वाक्य हो सकता है, बट लेकिन इस पे अमल नहीं किया जा रहा है। ये होगी फर्स्ट चीज कि लोग कंफ्यूज है कि हमें टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड हुआ है, क्या हुआ है, डेंगू हुआ है, और जब हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं जी, तो मीसा में एक चीज और मिलती है कि मीसा में भी जो मेन चीज है जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट्स, जो कि हमारी बॉडी में खून का थक्का जमाने का काम करती है जी, तो प्लेटलेट काउंट मीसा में भी कम होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है पेशेंट्स को। ये वही प्लेटलेट काउंट कम होता है जिस प्रकार से डेंगू में कम होता है जी। ये एक पहला है जिसके कारण लोग कंफ्यूज होते हैं जी। दूसरा, मीसा में भी जब हम डेंगू टेस्ट करवाते हैं कभी कभार कुछ पेशेंट्स का, तो उनमें भी डेंगू टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, फॉल्स पॉजिटिव है, उन्हें डेंगू नहीं है, बट जो डेंगू का स्लाइड टेस्ट किया जाता है, डेंगू में 3 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। एक होता है NS1 एंटीजन, कुछ लोग इसको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, बट नॉन स्पेसिफिक नहीं है, दैट इज अ नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन, प्रोटीन रहता है एक प्रकार का। ओके। इसके अलावा हमारी बॉडी के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, IgM और IgG, ये सब टेस्ट किए जाते हैं। तो ये जो तीनों का जो स्लाइड आता है डेंगू का स्लाइड, ये भी मीसा पेशेंट में पॉजिटिव पाया जा सकता है जी। दूसरी बात, हम पेशेंट का विडाल चेक करते हैं, विडाल किया जाता है टाइफाइड पेशेंट के लिए बराबर। तो मीसा पेशेंट्स में विडाल भी फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, पेशेंट को टाइफाइड नहीं है बट रिजल्ट्स में ऐसा दिख रहा है कि टाइफाइड पॉजिटिव है। विडाल पॉजिटिव पेशेंट्स ये लेके आते सर पेशेंट को डेंगू भी पॉजिटिव है, टाइफाइड भी पॉजिटिव है और पेशेंट का प्लेटलेट काउंट लो है। इस प्रकार से पेशेंट्स अभी मार्केट में तो नहीं बोलेंगे हम, पूरा हॉस्पिटल्स जितने भी है शायद वो इससे फुल है। इमरजेंसी में पेशेंट्स के लिए, इन पेशेंट्स के लिए हो सकता है कि शायद कुछ हॉस्पिटल में जगह भी नहीं है। ओह माय गॉड, ऐसा है, इस प्रकार का कंसेप्ट है। सर ये जो कंफ्यूजन है टाइफाइड और डेंगू और मिसा, ये जो कंफ्यूजन है, क्या ये कंफ्यूजन डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रही? क्या ये जो कुछ हद तक के कुछ डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए कुछ पेशेंट्स को 5 डेज बीत जाने के बाद में भी वो लोग अवेटेड रहते हैं। कुछ को कॉमन टेस्ट है वो जो नहीं की जाती है। एक पेशेंट अभी एडमिट है, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, 5 डेज हो गए हैं और पेशेंट का आज तक के जो कॉमन टेस्ट है CRP नाम का टेस्ट, जो कि मीसा के लिए मेन टेस्ट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। आमतौर पे कोविड में भी ये टेस्ट किया गया था। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रोटीन है, जब हमारी बॉडी में जब भी कोई किसी प्रकार की सूजन आती है तब वो बढ़ता है।
ये नॉर्मल लेवल है। कुछ लोग इसको अस्पेसिफिक बोलते हैं, बाकी सब चीज़ें बोलते हैं, लेकिन CRP वो एक चीज़ है जो कि बढ़ता है। अब किया क्या जाए जी, तो ये सर अब किया क्या जाए पूछे उससे पहले मैं आपसे और भी चीज़ पूछना चाहता हूँ सर। ये जो मौसम है, हाँ, इस मौसम में डेंगू होना सर थोड़ा सा आम बिल्कुल आम है ना? क्योंकि सर देखा जाए तो रास्तों में पानी भर जाता है या घर के आसपास पानी भर जाता है। बहुत सारा एक पट्टा जो है वो नाग नदी होते हुए भी हमारे लोगों के घर हैं, तो वहाँ पर भी नाग नदी के वजह से भी बहुत सारी बीमारियाँ फैलती है, जिसमें से एक डेंगू है और डेंगू के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। पर सर ये कोविड का नंबर्स कम हो जाना या ज़ीरो हो जाना, उसके बाद ये डेंगू का बढ़ जाना, तो सर ये भी तो एक किस्म का कंफ्यूजन ही क्रिएट कर रहा है ना? कंफ्यूजन ही क्रिएट। तो फिर इसको किस तरह से देखा जाए, मतलब क्या किया जाए? जैसे वो डेंगू हो गया तो क्या करें? जो प्रॉपर वे ऑफ डीलिंग विद दिस सिचुएशन जो है जी, इसका कोई प्रोटोकॉल जो है वो अभी तक इन्होंने बनाया नहीं है। अगर इन्होंने मतलब किन्होंने? मेडिकल फ्रेटर्निटी ने, ओके, मैं वही कहूँगा कि उन्होंने बनाया नहीं है, और हमारे प्रशासन ने, दोनों ने, ठीक है। क्योंकि कैसे क्या है कि लगभग मैं इस पे काम कर रहा हूँ लास्ट 2.5 मंथ से या 3 मंथ से लगभग। जब नागपुर में कोविड था, अच्छा खासा था जी, तब से हम मीसा पे काम कर रहे हैं। मीसा के पेशेंट्स हमको तब से दिख रहे हैं, बट अभी 2 महीना हो जाने के बाद में भी इस पे जिस प्रकार से इसका प्रचार किया जाना था प्रॉपरली, इसको कि इस प्रकार की चीज़ आने वाली है, इस प्रकार की चीज़ फेस हो रही है जी, उस प्रकार से नहीं किया जाए। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो डेंगू के लेके आज बिल्कुल हायतौबा मची हुई है जी, तो उससे भी ज़्यादा हायतौबा मची हुई है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट कम होते हैं और प्लेटलेट मार्केट में मिल नहीं रहे हैं, प्लेटलेट बहुत शॉर्ट्स है, तो इसीलिए लोग पैनिक में जा रहे हैं फिर से वापस डेंगू को लेके पैनिक में। बनाने वाली जो कंपनीज हैं जो प्लेटलेट सप्लाई करती हैं वो भी तो सर नहीं, प्लेटलेट बनाए नहीं जाते, प्लेटलेट हम खुद डोनेट करते हैं। ओके, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। नहीं, लेकिन प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो बहुत छोटी चीज़ है। ओके, पपीते के पत्ते का रस, कैरीपिल वगैरह जो है ये सपोर्टिंग मेडिसिन है। ओके, बहुत सारे मिथ है डेंगू को लेकर, बहुत सारे मिथ है जी। मैं कुछ मिथ भी आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले डेंगू होता क्या है, इसको डेंगी कहते हैं बेसिकली, इट्स अ डेंगी फीवर जी। अलग अलग स्टेजेस है, सिंपल स्टेज है डेंगी फीवर, उसके बाद में एक और स्टेज आती है, कभी कभार डेंगू पूरी तरह से नहीं आ पाता, उसको हम डेंगू लाइक डिजीज कहते हैं, DLD जी। एक और चीज होती है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसमें शरीर में से ब्लड जो है वो बहना चालू हो जाता है, डेंगू फीवर के अंदर में ही खून पतला हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं। एक और आता है जिसको हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। ओके, तो ये 4 इसके अलग अलग प्रकार से जो प्रेजेंटेशन है वो आते हैं जी। डेंगू होता है ऐसा है कि मच्छरों से होता है, ये हर किसी को पता है। एक मिथ इस प्रकार से है कि सभी मच्छरों से होता है जी, लेकिन ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, मच्छरों से बहुत सारी बीमारी भी होती है। एक्चुअली डेंगू जो होता है वो सिर्फ फीमेल जो मॉस्किटो रहता है उसके काटने से होता है, और वो भी एक ईडीज इजिप्शियन करके प्रजाति है, उसके काटने से होता है, जो दिन के समय पे काटती है। ओके, जो उसका खाने का जो समय रहता है वो एक्चुअली मॉर्निंग का समय रहता है जी, तो वो है ये स्पेशली इसीलिए कि जो लोग गार्डन्स में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं या जो जिनके मॉर्निंग के क्लासेस रहते हैं, बाकी चीज़ें, उन लोगों को डेंगू कॉमनली होता है। शाम के समय पे, रात के समय पे डेंगू नहीं होता है। लेकिन मैं किसी मच्छरों को बचाव करने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मच्छरों से और भी डिजीजेस होती है जी। मलेरिया इज देयर, ठीक है, मलेरिया के बाद में फाइलेरिया इज देयर, फाइलेरिया के बाद में हमने इसके पहले चिकनगुनिया नाम की एक नई बीमारी सुनी हुई है। तो किसी भी कारण से मॉस्किटो का जो ग्रोथ बढ़ रहा है, मॉस्किटो का जो पॉपुलेशन को हम जो दे रहे हैं जी, वो डेंगू के लिए कारणीभूत है। 15 अगस्त के बाद में नागपुर में हर साल कुछ हद तक की डेंगू आता है। कूलर्स में पानी भरना, रेलवे ट्रैक्स पे पानी भरना, नाग नदी, बाकी और चीज़ें, जो भी रहने वाले लोग हैं वो सब कुछ चीज़ें अपनी जगह पे हैं जी। लेकिन स्पेशली मैं रेलवेज की बात करूंगा, क्योंकि रेलवे के जो दोनों तरफ जो नालियाँ बनी हुई है ट्रैक के अलावा जी, उसकी सफाई एनएमसी भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में नहीं आता है जी। तो उसके लिए स्पेशल रेलवे डिपार्टमेंट से किसी से बात करके उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि रेलवे ट्रैक नागपुर के बीच में से होके गुजरते हैं, सच बात है। और वो सबसे बड़ा एक मेरे हिसाब से तो मॉस्किटोज के लिए, मैं डेंगू के लिए नहीं बोलूँगा, मॉस्किटोज के लिए सबसे बड़ा एक उनके लिए वहाँ पे एडवेंचर हो रहा है या उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जी। तो ठीक है, डेंगू का तो ये काफ़ी है। और उसके बाद में टाइफाइड जो होता है, ये एक प्रकार से साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, नॉर्मली पानी के कारण होता है, पानी खराब आता है जी, पानी खराब आता है जिसके वजह से ये सब तकलीफ होती है। लेकिन
उसका जो रिपोर्ट होता है जो हम विडाल टाइटर करवाते हैं वो बहुत सी जगहों में फॉल्स पॉजिटिव आता है, यानी टाइफाइड ना होते हुए भी हमको टाइफाइड दिखता है जी। अब इसके अलावा जो मिस्सी जो है या मिसा जो कंसेप्ट है जी। ये इस प्रकार से है कि पोस्ट कोविड हमें इसके पहले कभी भी शायद मेरे ख्याल से कोविड तो पोस्ट मिसा को फेस नहीं किया है, मिस्सी को भी फेस नहीं किया है। डेंगू और टाइफाइड को नागपुर वालों ने इजीली फेस किया हुआ है, काफ़ी बार फेस किया हुआ है, बट मिस्सी नया कंसेप्ट है। कोविड अभी हुआ था और ये कोविड के बाद का एक पोस्ट कोविड मैनिफेस्टेशन है, तो इससे डील किस प्रकार से करना ये थोड़ा सा अलग तकलीफ है जी। सर लेकिन इसको डील करने के लिए आपने बोला कि दो लोग नहीं समझ पा रहे, एक डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुछ डॉक्टर्स को, और दूसरा आपने कहा कि प्रशासन समझ नहीं पा रहा। सर मुझे आज भी याद है आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया था जिस प्रेजेंटेशन को लेकर आप प्रशासन की तरफ भी गए थे कि कि मीसा को लेकर आपको तब से चिंता थी जब से नंबर्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब धीरे धीरे अनलॉक का टाइम चल रहा था। सर क्या हुआ था उस वक्त, आपने जब प्रशासन से बात करी तो उनका क्या रिएक्शन आया? नहीं, मुझे उस प्रेजेंटेशन को लेकर भी आप बहुत उत्सुक थे कि आप लोगों तक ये बात, क्योंकि आप जानते थे कि ये आने वाले दिनों में इस किस्म के इश्यूज आएंगे। ये जो हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया था मीसा को लेके जी, लगभग शायद 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने पहले ही वो प्रेजेंटेशन हमने दिखाया था जी, और शायद प्रेजेंटेशन आज भी मेरे लैपटॉप में बंद है जी। बंद है ओह माय गॉड। उसके बाद हमने एक बार दिखाया था उसे, तो शायद उसके ऊपर में जिस प्रकार से उस पर काम होना चाहिए था जी उस प्रकार से काम हुआ नहीं, और वो अभी लैपटॉप में बंद ही है। मैंने इसके लिए कहा था कि ये बहुत बड़ी चीज़ है बट इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी है। मैंने वही कहा कि मिनिमम ट्रीटमेंट है एंड मैक्सिमम रिलीफ है। ये बहुत एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है, लेकिन हमारे शायद ऐसा ये नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ डॉक्टर्स इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें से मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि मेरे पास में कुछ केसेस है, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा, किसी पेशेंट का नाम नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पेशेंट की इग्नोरेंस किस प्रकार से कहता हूँ। नागपुर का एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट है जी, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है, शायद वो आरबी से बिलोंग करते हैं। उनको लगभग डेंगू हुआ जी, उनका मुझे फ़ोन आया, प्लेटलेट काउंट कुछ तो भी 1 लाख हो गए। वो यहाँ से आरबी चले गए कि आरबी में जाके मैं थोड़ा सा प्रॉपरली अपनी केयर करूँगा जी, लेकिन उसके बाद में हुआ ये कि उनका फ़ोन आता है आरबी से, नहीं मेरा 57,000 हो गया, बट उनको नागपुर के किसी 7 स्टार हॉस्पिटल में ही एडमिट होना है, 5 स्टार या 7 स्टार या 3 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट होने का है जी। उनको अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना है जी। जिस दिन वो आए तो उस दिन उनके लिए फिर भी हमने बेड अरेंज करवा दिया, बट वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए। वो पूरी रात उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद मॉर्निंग में आके सुबह के एडमिट होते हैं, जब उनका प्लेटलेट देखा जाता है तो वो होता है 12,000। ओह माय, इस चीज़ को बहुत ही हल्के हाथों से लेने के कारण ये सब कुछ चीज़ें हुई। ये हो गई फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़, एक पेशेंट और है जो अभी भी एडमिट है, शायद अभी डिस्चार्ज होगा उस हॉस्पिटल से। 5 दिनों से पेशेंट एडमिट है। पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 53,000 है, बट पेशेंट का एक जो मेन टेस्ट है जिसको हम कहते हैं CRP नाम का, वो टेस्ट अभी तक नहीं किया गया। वो टेस्ट आज किया गया उस पेशेंट का, जो लगभग 88 समथिंग निकला है, जो अपने लेवल से लगभग 20 टाइम्स मोर है। 20 टाइम्स मोर है। उस पेशेंट को मिसा था, लेकिन उन्होंने डेंगू के लिए उसको एडमिट करके रखा। नो रिस्पॉन्स। पेशेंट का आज भी प्लेटलेट काउंट 60,000 के करीब है, 51,000 के करीब है। ये मैं बताया हूँ, पहले तो पेशेंट के तरफ से गलती जी, दूसरी मैंने बताया हॉस्पिटल की तरफ से गलती जी। प्रशांत की तरफ से गलती से मैं इतना ही बोलूँगा कि जब हमने उनको मिसा का प्रेजेंटेशन दिया था तब उसके ऊपर में जिस प्रकार का उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए था उस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अगर उस समय पे अगर ये खड़े इस प्रकार से तकलीफ में अगर खड़े हो जाते थे तो ये जो आज नागपुर को जो देखना पड़ रहा है डेंगू का जी, इतना ज़बरदस्त, क्योंकि डेंगू नाम से ही पैनिक है। पेशेंट्स डेंगू नाम से ही पैनिक है जी, सच बात है। तो इतना पैनिक नहीं होता था। सर ये जो क्या आप सर हिंट दे रहे हैं इस वक्त कि क्या वो वापस से वो टाइम आ गया जब लोगों को लाखों रुपए हॉस्पिटल में भरने पड़ेंगे? क्या वो वक्त वापस आ गया सर? ये थर्ड लेयर तो नहीं है ना सर? लाखों रुपए तो नहीं, लेकिन हाँ हज़ारों रुपए तो भरना पड़ रहा है लोगों को। थर्ड लेयर तो नहीं है? नहीं, थर्ड लेयर नहीं है। ये थर्ड लेयर नहीं है। फिलहाल तो डेल्टा वेरिएंट के कुछ केसेस नागपुर में मिले हैं, शायद वो हीट ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन डेंगू तो
इसको एक्चुअली कैसे कि इस प्रकार को पूरी तरह से मिसलीड किया जा रहा है। एक्चुअली ये मीसा बहुत ही सिंपल है, सिंपल इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन लोग अवेयर नहीं हैं, डॉक्टर्स भी अवेयर नहीं है। ये बहुत सिंपल सा सिंड्रोम है, हर किसी की बुक में मिल जाएगा, लेकिन शायद डॉक्टर्स ने पढ़ाई करना ही बंद कर दिया है। जब से प्रोफेशन में आए हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, तब से शायद एकेडमी में जाना ही बंद कर दिया है। इसलिए इतना भारी लग रहा है, इसलिए लोग 5-5, 6-6 दिन लोग आईसीयू में एडमिट है। सर सिम्टम्स पे आते हैं, सिम्टम्स है ना, और सिम्टम्स के आने के बाद फिर क्या करना चाहिए उस पे आते हैं। तो सर क्या सिम्टम्स आए जिससे ये लोगों ने समझ लेना चाहिए कि भैया मीसा हुआ है और अब ये। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर हर एक सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। उसके हिसाब से कॉमन चीज़ मैंने आपको बताया कि लीवर अगर इन्वॉल्व होता है किसी भी पेशेंट को नौशिया वॉमिटिंग होता है, यानी उल्टियाँ होती है, जी मचलाहट होती है जी। उसी पेशेंट को उसी साथ में अगर लूज मोशन भी साथ में होते हैं तो आमतौर पे गैस्ट्रो एंट्राइटिस जो होता है, गैस्ट्रो में भी ये लक्षण होते हैं, बट साथ में सीवियर हेडेक होता है इस पेशेंट को, क्योंकि बाकी ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है जी। सीवियर फीवर विथ माइल्ड, ठंड लग के बुखार आना, ये इसमें मेन लक्षण होते हैं। सेम लक्षण फीवर विथ चिल्स आना, ये टाइफाइड के भी लक्षण है जी। टाइफाइड के पेशेंट को लेकिन भूख नहीं लगती प्रॉपरली, बाकी और मैनिफेस्टेशन होते हैं, लेकिन उसमें इतना सीवियर ग्रेड का हाई ग्रेड का फीवर नहीं आता। ठीक है। डेंगू में हाई ग्रेड का फीवर आता है, हाई ग्रेड का फीवर आता है पेशेंट को, लेकिन राइगर्स के साथ में भी आता है, फीवर विथ चिल्स विथ राइगर्स आता है, पेशेंट कपकपाता है बहुत जम के जी। और इसमें भी लेकिन सीवियर हेडेक होता है। डेंगू को एक और नाम से जाना जाता है बैकबोन फीवर जी, पीछे की हड्डियों में भी दुखता है, हड्डियों में दुखता है, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इसका इस प्रकार से हम देखने जाएंगे तो इस प्रकार का प्रेजेंटेशन हमको मिले, इस प्रकार की तो बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन आपको एक कॉमन गाइडलाइन बनानी चाहिए जिस प्रकार से हम देख रहे हैं। अगर आपको इस प्रकार से लगता है तो हमने एक कॉमन गाइडलाइन बनाई है कि पेशेंट का, जैसे हमारे पेशेंट का सीबीसी करवाते हैं, हर पेशेंट का ईएसआर करवाते हैं, हर पेशेंट का विडाल करवाते हैं, हर पेशेंट का सीआरपी करवाते हैं, यूरिन रूटीन करवाते हैं। ये नॉर्मल रूटीन टेस्ट है। इस रूटीन टेस्ट में आपको ये पता चल जाता है कि पेशेंट को मीसा है या नहीं, पेशेंट को टाइफाइड है या नहीं। साथ में अगर हम पेशेंट्स का सीआरपी अगर हम देखते हैं वो नॉर्मल आ रहा है और उसका प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है, अगर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से लगभग 4.5 लाख तक रहता है जी, लेकिन अगर उसका प्लेटलेट काउंट जो है वो अगर 75,000 1 लाख 1.5 लाख से नीचे जा रहा है जी, इस पेशेंट का 100% आपको डेंगू करना चाहिए जी। अगर इसका डेंगू पॉजिटिव आता है तो उसका डेंगू के हिसाब से मैनेजमेंट कीजिए। अगर डेंगू पॉजिटिव नहीं आता है तो मीसा के हिसाब से मैनेजमेंट कीजिए। अगर मीसा भी सीआरपी भी नॉर्मल है तो सादा सिंपल टाइफाइड है उसके हिसाब से मैनेजमेंट कीजिए। बस मैनेजमेंट किस प्रकार से करने का, ये तीनों के तीनों अलग अलग स्टेजेस हैं। सर आपका ये कहीं ना कहीं आपका मुझे ऐसा लगता है सीधा बोलना है कि अब जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है या डॉक्टर्स हैं उनको जो उपचार करने का जो उनका तरीका है वो अपने आप को बदलने का थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। और दूसरा पेशेंट को भी इस बात की अवेयरनेस आना ज़रूरी है कि उसे एक्चुअली में करना क्या हुआ है और हुआ क्या है। हाँ, वो एक कन्फ्यूजन में ना रहे कि मुझे टाइफाइड हुआ है और पता चला उसको टाइफाइड नहीं, उसको तो मीसा हुआ था। तो उसने जो कायदे से करना चाहिए वो करना चाहिए, सब किस्म की रिपोर्ट्स निकाल लेनी चाहिए। नहीं, सब वो पेशेंट खुद होकर रिपोर्ट्स नहीं निकालेगा, डॉक्टर बताएगा तभी रिपोर्ट्स निकालेंगे। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरा एक लगभग पूरा चिट्ठा लिख के दे दो एक साथ की पूरी टेस्ट करवा लो जी। डेंगू कराना मस्ट है, बट अभी कुछ डॉक्टर सिर्फ डेंगू ही करा रहे हैं और डेंगू पॉजिटिव आ गया तो सिर्फ डेंगू का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे रहे हैं जी। डेंगू अगर पॉजिटिव नहीं भी आया, सिर्फ प्लेटलेट काउंट लो है तो भी डेंगू का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे। क्या सर जिसको डेंगू की जो टेस्ट है वो पॉजिटिव अगर आई, क्या उसको मीसा हो सकता है? यस। क्या मीसा की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है क्या उसको डेंगू हो सकता है? यस। क्या सर डेंगू और मीसा जिसको हुआ है उसको टाइफाइड हो सकता है? यस। तकलीफ यही है कि एक्चुअली इसमें जो लीडिंग जो डिजीज है वो है मीसा। एक्चुअली मीसा एक पोस्ट कोविड मैनिफेस्टेशन में इस डिजीज में ऐसा हो रहा है कि डेंगू हमको फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, टाइफाइड हमको फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है। तो बेसिकली जब दोनों चीज़ें पॉजिटिव आती है तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है ये पोस्ट कोविड है जी। तो अगर इस प्रकार का है तो कोविड का एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है जी। जिन्हें भी कोविड हुआ है उन्हें कोविड की एंटीबॉडी उनके शरीर में पाई जाएगी जी। अगर ये सभी के सभी तीनों टेस्ट उसके पॉजिटिव आते हैं तो उसको कोविड का एंटीबॉडी कर लेना चाहिए, जिससे ये श्योर हो जाए कि उसको मीसा हुआ है, ना कि डेंगू, ना कि टाइफाइड। कुछ पेशेंट हमारे पास में ऐसे होके गए हैं जिनका डेंगू पॉजिटिव आया था फ्लाइट के हिसाब से,
उनका हमने ट्रीटमेंट सिर्फ मिसा का किया हुआ है जी। और वो पेशेंट्स बिल्कुल घर पहुँचे नॉर्मल, बिल्कुल किसी भी वैसे तो आज तक के मेरे किसी भी पेशेंट की अभी तक के तो डेंगू के कारण डेथ नहीं हुई है, मिसा के कारण भी डेथ नहीं हुई है, ना टाइफाइड के कारण हुई है। नहीं सर, आप तो देखा जाए तो कोविड में मैंने ये कई सारे वीडियोस किए आपके समय, आपके साथ, और उस समय भी क्या था कि आप एक तरह से चमत्कारी डॉक्टर ही है मेरे लिए। तो सर जब से मैंने वो 25 RT-PCR रिपोर्ट वाले 2 पेशेंट आपके साथ देखे with the evidences of their RT-PCR report coming from 25 to dropping down to 18, then dropping down to 14 and then dropping down to 10 was amazing सर। मतलब मैं तो उस समय से सर आपके काम का फ़ैन हूँ, बिकॉज मैं देखता हूँ कि आप कितनी बारीकी से ट्रीटमेंट करते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट मैजिक, ये मेडिकल साइंस है, एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस बेस्ड ही हम बात करते हैं। अभी भी अगर हम चाहे तो अगर आपको ऑलरेडी गूगल सर्च करें, मैंने भी जो डाटा इकट्ठा किया है दैट इज सिंगापुर से एक डाटा इकट्ठा किया है, एक रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश हुआ था, तो उन्होंने ये कहा है कि पोस्ट कोविड में डेंगू फॉल्स पॉजिटिव आता है। मैंने शायद आज फेसबुक पे भी इसके बारे में पूरा डाटा एडिटर डाला है। तो एक्चुअली ये सबके सब अवेलेबल है, नॉलेज इज देयर आपके पास में जब प्रेजेंट। हाँ, ऐसा है कि मीसा एक प्रकार से न्यू एंटिटी है, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी न्यू एंटिटी है, नहीं देखने में जिस प्रकार से कोविड था उस प्रकार से मिसा है। मैं मानता हूँ कि थोड़ा तकलीफ हो सकता है जी, लेकिन जो एक उसको साथ में डील करने का जो एक तरीका है वो तरीका थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो पैनिक हो रहा है नागपुर में, जो बेड को लेके, आज भी नागपुर में कुछ बेड को लेकर पैनिक हो रहा है। कल मैंने किसी पेशेंट को एडमिट करने की कोशिश की, शायद आधे घंटे के बाद उसका बेड अवेलेबल नहीं था। तो ये ऐसी चीजें हो रही है। सिर्फ बहुत साइलेंटली चल रहा है कि बेड अवेलेबल नहीं है, बहुत साइलेंटली चल रहा है। तो एक और चीज़ हो रही है जो सबसे ज़्यादा इसमें, जो ये तीनों चीज़ों में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है पेशेंट को, वो आ रही है डेंगू को लेके जी। डेंगू में ही हीमोरेजिक फीवर होता है, डेंगू में ही शॉक सिंड्रोम होता है जी। वो क्यों होता है? क्योंकि प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। अब ये प्लेटलेट कोई कंपनियां बनाती नहीं है, प्लेटलेट एक हमारा ब्लड का प्रोडक्ट है जी। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से एक निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में किसी को डेंगू पॉजिटिव आता है तो आप जाइए और ब्लड डोनेट कीजिए। आपके ब्लड से वो जो पेशेंट है, अगर जो आपके घर में जो पेशेंट है, भले ही उसको ब्लड कंपोनेंट की जरूरत ना पड़े, भले ही उसको ब्लड की जरूरत ना पड़े, नहीं पड़नी चाहिए, पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन आप अपने पेशेंट के लिए वो ब्लड रिजर्व करें, क्योंकि ब्लड बैंक्स है जी। यहाँ पे आपका दिया हुआ ब्लड जो है यही उनको वापस मिलता है। खुदा न खास्ता जरूरत पड़े तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप डेंगू, अगर आपको घर में पता चला है कि अगर डेंगू NS1 पॉजिटिव है या डेंगू का IgG पॉजिटिव आया है, जो भी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, और आपके पेशेंट का प्लेटलेट डाउन है, मिसा ही है आपके पेशेंट को और प्लेटलेट डाउन हो रहा है, तो पता चले, जब तक कि डॉक्टर्स ना गए, डॉक्टर्स लोग लगभग 20,000 तक के प्लेटलेट को इफेक्टिव मानता है। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई मेरे पास 60,000 में आ जाते हैं, सर मुझे अभी प्लेटलेट चाहिए, अभी प्लेटलेट चाहिए, इस प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। 20,000 तक के लेते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कुछ रेयर ग्रुप्स है, B नेगेटिव ग्रुप है, O नेगेटिव ग्रुप्स है, ये इनके लिए प्लेटलेट अरेंज करना चाहिए। मतलब पेशेंट के रिलेटिव्स नहीं, उनका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्लड डोनेशन जो है उसमें कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर डेंगू पॉजिटिव आ रहा है, मीसा आपके पता चला कि आपको पॉजिटिव आ रहा है, तो जो आपकी फैमिली का हेल्दी पर्सन होगा, जो ब्लड डोनेट कर सकता होगा, जो आपका फ्रेंड सर्कल में जो आपको ब्लड डोनेट कर सकता होगा, जो आपके लिए रिजर्व करे, तो ऐसे रिजर्व कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए। ज़रूरत है नागपुर को। और ये जो पैनिक हो रहा है प्लेटलेट की कमी के कारण, क्योंकि लगभग लास्ट 2 डेज 3 डेज बिफोर हमारी पेशेंट्स को प्लेटलेट की जरूरत थी, पेशेंट्स को प्लेटलेट नहीं मिल रहे थे जी। प्लेटलेट देने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी पेशेंट्स को। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ प्रशासन ने भी अपनी तरफ से, जिस प्रकार से हमने कहा कि डेंगू अगर पॉजिटिव होता है तो आप गो फॉर अ ब्लड डोनेशन, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड सर्कल, इस प्रकार से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन, कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए। सर कोविड के बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लोगों ने नागपुर शहर में कोविड के वैक्सीन लगा लिए। यस। और उनके पहले डोज हो गए हैं, दूसरा डोज कईयों का होना बाकी है, कुछ का हो गया है। अब क्या इस पोस्ट कोविड मतलब जिनको कोविड हुआ था उनके लिए भी मैं बात करूं कि उसमें से कई ऐसे हैं जिनका फर्स्ट डोज हो गया है, सेकेंड डोज होना बाकी है। अब सर इसको किस तरह से देखा जाए? क्या वैक्सीन लेने के बाद, क्या लसीकरण के बाद भी इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं? पोस्ट कोविड रिएक्शन हो सकते हैं? हाँ, पोस्ट कोविड मैनिफेस्टेशन कभी भी हो सकते हैं। पोस्ट कोविड मैनिफेस्टेशन कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि कोविड
लसीकरण के बाद नहीं होगा क्योंकि वो बहुत स्मॉल डोज रहता है, इतना नहीं होगा। लेकिन जिनको कोविड हो चुका है ऑलरेडी, एक्चुअली कैसे क्या है कि पोस्ट वैक्सीनेशन भी कोविड हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। वेरिएंट अलग है, उस वेरिएंट का नाम है लैम्बडा वेरिएंट। इंडोनेशिया में ये वेरिएंट मिला है, जिसमें हमारे पोस्ट कोविड शायद कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, बाकी कुछ भी है, अभी तक के तो उस पर ऐसा पता चला है कि नहीं काम कर रहा है। तो ये अभी तक कि इंडिया में नहीं आया है। जो हमें, जिसके लिए अभी जो हम डर रहे हैं, जो थर्ड वेव के लिए हम जो डर रहे हैं, वो है डेल्टा वेरिएंट प्लस जी। तो उसके भी कुछ ही केस नागपुर में आए हैं। जो भी आए हैं वो भी ठीक हो चुके हैं जी। लेकिन फिर भी जो मुझे दिख रहा है कि जिस प्रकार से प्रिकॉशियस, जिस प्रकार से लोग असावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं जी, जो दिख रहा है ऑलरेडी, तो वो कुछ ठीक नहीं है। वो संकेत अच्छा संकेत नहीं है। और शायद आपको याद होगा, फर्स्ट वेव हो जाने के बाद में सेकेंड वेव का जो एक था प्रेडिक्शन हमारा कि फरवरी के आसपास में वो आ सकता है करके, इसी प्रकार से थर्ड वेव के बारे में भी हमने इस प्रकार से कहा था कि मे बी सितंबर अक्टूबर, ये बस 2 महीने बहुत क्रूशियल है। ये 2 महीने अगर शांति से प्रॉपरली अच्छी तरह से बीत जाए तो शायद नागपुर वालों को या बाकी पूरे भारत में शायद हमको थर्ड वेव देखने को ना मिले। ये बहुत अच्छा संकेत होगा हमारे लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी चालू है, उसके लिए हमको ढिलाई की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अभी भी सिचुएशन अभी हमारे अभी कंट्रोल में है, लेकिन केरला में जो हो रहा है आज वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, जब सर मैक्सिमम देखा जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा मिस्सी और मिसा है, ये सर सबसे ज़्यादा बच्चों को तकलीफ दे रहा है। मिसी और बच्चों को लेकर सर वैसे ही ये थर्ड वेव जो है वो कहा जा रहा था कि उनको वैक्सीन भी नहीं मिली है और बच्चों को ये सबसे ज़्यादा असर करने वाला है। लेकिन सर अब बच्चे भी घर के अंदर में पक गए और थक गए हैं। अब सर किस तरह से इसको देखना चाहिए, मतलब क्या प्रिकॉशंस ले माता पिता अपने बच्चों को, कितना बचाएं सर, कहाँ कहाँ तक बचाएं? बच्चों का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, बस यही होप कर सकते हैं। और एक्चुअली जो हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी अधिकतर बच्चों में डेवलप हो चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि उनको कोविड होके चला गया जी। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं और उन्हें जो तकलीफ अभी जो आ रही है वो मिस्सी के कारण आ रही है जी। उनको जो हाई ग्रेड फीवर आ रहा है। और एक्चुअली क्या है, तकलीफ कहाँ हो रही है कि ये सबके सब पेशेंट जो है ये हायर सेंटर पे नहीं जाते हैं। मिस्सी के जो पेशेंट्स आते हैं वो हमारे जीपी लेवल पे आते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर लेवल पे आते हैं। जो छोटे जो दवाखाने हैं ना, वहाँ सबसे पहले पेशेंट्स आते हैं। तो जैसे कोविड था, तो कोविड के लिए हमारे पास में बहुत बड़ा एक एनवायरनमेंट था, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में ही जाना पड़ता था, स्पेसिफिक डॉक्टर्स के पास में जाना पड़ता था। लेकिन ये जो मिस्सी के जो पेशेंट है, ये आमतौर पे जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं अपना, वो हमारी वही झुकी झुपड़ियों के डॉक्टर्स के पास में करा रहे हैं। जो छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं जिनके यहाँ पे शायद एक टेबल लगा रहता है और एक पेशेंट रहता है, बस उसी के हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा ये है। और उन्हें खुद को नहीं पता कि बच्चे को पहले कोविड हो चुका है जी। और अगर वो ऐसे डॉक्टर के पास में चले जाए तो वो तो अपने हिसाब से ही ट्रीटमेंट करेगा कि बच्चे को हल्का सा बुखार है, वो अपने हिसाब से सादा ट्रीटमेंट करके भेज देगा पेशेंट को। और इसी कारण से ये जो है थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। कोविड इतना इजीली स्प्रेड नहीं होता, लेकिन जो समय है वो उनका हियर एंड देयर में वॉन्डरिंग करने में, इधर उधर में, उस प्रकार से जो ट्रीटमेंट उनको इजीली मिलना चाहिए। एक साधारण अगर बच्चे को प्रॉपरली, क्योंकि क्या है इसके लिए ये एक इन्फ्लेमेशन है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन है और सिंड्रोम है। सादा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि नॉर्मली अवेलेबल रहता है, एस्पिरिन है, हम बच्चों में अधिकतर यूज नहीं करते, एस्पिरिन है, वो भी अगर हमने पेशेंट को अगर समय पे मिल गया तो उससे भी बच्चा ठीक हो जाएगा। इतना बूझ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने वही कहा था कि मिनिमम ट्रीटमेंट एंड मैक्सिमम रिलीफ, ये इसका आदर्श स्टेटमेंट है। तो लेकिन क्या हो जाता है कि जब आगे बढ़ जाते हैं तो इसका एस्पिरिन जो ड्रग है उसका एक काम है कि वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन को रोकता है, प्लेटलेट का थक्का बनने से रोकता है। जब मिसा आगे बढ़ जाता है तो पेशेंट को सीवियर प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। उस सिचुएशन में आप एस्पिरिन दे ही नहीं सकते पेशेंट को। तो ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रास्ट, अगर जल्दी मिल जाए पेशेंट को तो पेशेंट उसी से ठीक हो जाएगा। सही बात, ठीक है।
ठीक सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि आप वो थर्ड आए हैं जो समाज के लिए वो काम करते हैं जो समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली बार भी जब फर्स्ट वेव आया था तब आपने सेकेंड वेव के बारे में चेताया था लोगों को, उस समय लोग समझे नहीं थे। आप फिर चेता रहे हैं कि थर्ड वेव किस तरीके से आ सकता है, या थर्ड वेव के पहले पोस्ट कोविड में डेंगू को लेकर, टाइफाइड को लेकर किस किस्म के प्रिकॉशंस, किस किस्म के इम्प्लीमेंटेशंस करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी लोग वो बात नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये वीडियो अब बन गया है और लोगों तक पहुंच रहा है, और हमारे जितने देखने वाले हैं अगर ये समझदार लोग हैं जो देख रहे हैं तो ये भी शेयर करेंगे और लोगों तक ये बात जाएगी, इसकी उम्मीद करके हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि आप बार बार जब भी आपके जहन में कुछ ऐसा आए तब आप राज की बात के माध्यम से लोगों से बात करें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। आप हमेशा से अच्छा काम करते आए हैं। मैं आपको मैजिशियन कहता हूं, मैं चाहता हूं जीवन भर मैं आपको मैजिशियन ही कहूं, और आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज राज की बात में डॉक्टर वी.के. उपाध्याय से बात हुई। ये जो कन्फ्यूजन है ये वाकई में कन्फ्यूजन बड़ी तकलीफ दे सकता है। टाइफाइड है, डेंगू है, या मीसा है, या मीसी है, ये अगर कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अगेन फिर से हम वो हालात में आ जाएंगे जब पोस्ट कोविड बड़ी तकलीफ दे देगा। डॉक्टर वी.के. उपाध्याय जैसे डॉक्टर्स जब चीज़ों को बारीकी से समझते हैं तो उसके पीछे एक आधार होता है, एक स्टडी होती है, एक पूरा का पूरा मंथन होता है, एक चिंतन होती है। ये बात चिंता करने के लिए अब प्रशासन की बारी है। प्रशासन सिर्फ मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सैनिटाइज कीजिए, ये 3 लाइनें बोलकर बस अपने आप को रोक नहीं पाएगा। अब उनको और भी कड़े कदम लेने पड़ेंगे आगे जाकर। मैं कल गुजरात में था क्योंकि मेरा 500 एपिसोड था। मैं एक चीज़ देख रहा था, वहाँ पर तो रेस्टोरेंट में बैठकर भी लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ते में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या नागपुर महानगर पालिका ने मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करना बंद कर दिया? क्या नागपुर महानगर पालिका ने वो भारी दंड लेना बंद कर दिया? रेलवे एक बात आप कुछ कहना चाहते हैं सर? प्लीज एड। मैंने आपको कहा जी, रेलवे जो एक और बात थी कि रेलवे ट्रैक पे जो पानी जमा रहता है जी, उसकी सफाई के लिए स्पेशलाइज्ड, क्योंकि डेंगू और मॉस्किटोज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वही है जी, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उनसे बात करनी चाहिए। जो रेलवे ट्रैक की जो सफाई है उसके लिए स्पेशलाइज्ड, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक है, सच बात है, और काफ़ी बड़े गड्ढे हैं और वहाँ पे, क्योंकि ये मच्छर साफ पानी में ही होते हैं जी, डेंगू के मच्छर जी, लेकिन बाकी मच्छर भी होते हैं, बाकी डिजीज भी उतना ही है। नागपुर महानगर पालिका का जो मलेरिया और फाइलेरिया डिपार्टमेंट है वो उसके लिए काम करता है, लेकिन वो सिर्फ जो उनके अंडर में एरियाज आते हैं उसके लिए। और दूसरी बात क्या होती है कि लोग अपने घरों में सिर्फ अपने घर की सफाई करते हैं लेकिन पड़ोसी के घर में कचरा फेंक देते हैं जी। ये जो डेंगू जो फैल रहा है, ये आपका कूलर तो साफ करना ही है, पड़ोसी को भी बोलने का कि वो अपने कूलर को साफ करे जी, नहीं तो पड़ोसी का कूलर अगर में उसमें मच्छर हो गए तो वो आपके घर को भी इन्फेक्ट करेंगे। सच बात। सेम आपका जो जहाँ पे आप रहते हो, जो आपका रेसिडेंशियल इलाका है, उसकी सफाई पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सिर्फ ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि आपके इलाके को साफ़ करें, ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने इलाके को साफ़ करें। जितने जल्दी आप साफ़ करोगे तो हम नागपुर में रह रहे हैं, कभी भी कहा जाता है कि नागपुर को मध्य प्रदेश के किसी भी ज़िले से आगे रहते हैं, और डेंगू का जो मच्छर होता है वो गंदगी के कारण होता है। तो मध्य प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में, बैतूल में, बाकी जगहों पे उतना डेंगू नहीं है, नागपुर में क्यों इतना डेंगू फैल रहा है? तो हम अगर किसी से आगे हैं तो आगे ही रहना चाहिए, तो सफाई में भी आगे रहें। और डेंगू का, मच्छरों का, बाकी और भी बीमारी है, चाहे वो चिकनगुनिया का मच्छर हो, चाहे वो डेंगू का मच्छर हो, चाहे वो मलेरिया का मच्छर हो या फाइलेरिया का मच्छर हो जी, सभी सभी मच्छरों से निजात पाने के लिए बेसिकली रेलवे ट्रैक्स, जो नाग नदी का हमारा इलाका है, लोअर ट्रैक वाला जो इलाका है, जहाँ जहाँ पे पानी जमा रहता है जी, उन सभी जगहों को इसकी सफाई करे। सफाई साफ पानी में ये मच्छर होता है जी, तो साफ पानी में भी जहाँ जहाँ पे टायर्स के अंदर में, बाकी जगहों पे जो आपके यहाँ पे यूजलेस चीज़ है, ये सभी जगहों की सफाई के लिए प्रॉपरली कुछ सभी लोगों ने मिल के प्रयास करे तो अच्छी तरह से मुक्ति मिल पाएगी मच्छरों से। ठीक है सर। ये बात भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि साफ़ सफाई करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये शहर हमारा है। पता चला कि आपने साफ़ नहीं किया इसलिए मच्छरों ने आपको माफ़ नहीं किया है ना। तो आप अगर चाहते हैं कि मच्छर आपको माफ़ कर दें तो कृपया उनके पहले आप उनको साफ़ कर दें।
और ऐसी जगह और ज़्यादा अच्छे से साफ़ करें जहाँ पर वो जन्म लेते हैं। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। कृपया ये बात को नोटिस में लाएं और डेंगू, टाइफाइड और मीसा के बीच में जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन के लिए ये शो मैं चाहूँगा कि आप लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग भी ये बात को समझें कि ये कन्फ्यूजन जो है इससे निकलना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी मेरी एक डॉक्टर बहन है जिनका नाम है डॉक्टर हर्षा छंगानी। कई दिनों से वो मीसा की तकलीफ़ से जूझ रही हैं और मुझे पता है कि उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन क्या करें, जिन्होंने इतने डेडिकेटेडली काम किया ड्यूरिंग द सेकेंड फेज़ ऑफ कोरोना और हज़ारों पेशेंट्स को ठीक किया, आज जब पोस्ट कोविड की तकलीफ़ उन्हें हो रही है तो तकलीफ़ बयां करना बड़ा मुश्किल है। उम्मीद है कि नागपुर शहर इस तकलीफ़ से बाहर निकलेगा और सब मिलकर इस तकलीफ़ से बाहर निकलेंगे। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और ज़िंदा रहें। जय हिंद।